चलिए आ जाइए भाई सारे लोग। आवाज आ रही मेरी? चलिए, सुनील आर्या, गुड आफ्टरनून। राघवेंद्र। ठीक है, ये क्लास हम चेंज कर देंगे ना, तो कुछ लोगों को लगेगा सर एमपीजीके में क्लास हो रही है। कोई बात नहीं वही बच्चे होते हैं, वही स्टूडेंट है सारे हमारे, उसी बैच में क्लास चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो रिकॉर्डेड देखने वाले हैं उनसे पहले हम वो चेंज करवा देंगे, ठीक है, तो उनको वही मिलेगी। अभी क्या हुआ है, जो ये क्लास होगी ये कहाँ चली जाएगी? एमपीजीके वाले बॉक्स में। और वो जो ही पहले वाली वो पॉलिटी में चली जाएगी, तो इनको बाद में एक्सचेंज कर देंगे इधर से उधर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम क्या बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान के भाग 1 की बात करने वाले हैं। और भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक की। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक की भी बात करेंगे, और आज ही हम बात करेंगे नागरिकता की। ठीक है, तो आज हम दोनों चीजें पढ़ लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रस्तावना पढ़ी थी, यानी कि कल हमने जो एक किताब थी उस किताब का पहला पेज खोला था, और उस पहले पेज में क्या क्या भारत के बारे में लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाया था। अब हमारा किताब का पहला अध्याय शुरू हो रहा है, और उस अध्याय के अंदर कितने पेजेस या कितने पैराग्राफ हैं? तो 1, 2, 3 और टोटल 4 तक। 1, 2, 3, 4, यानी कि अनुच्छेद 1 में कोई बात लिखी गई होगी, अनुच्छेद 2 में कोई बात लिखी गई होगी, 3 में भी लिखी गई होगी, और 4 में भी लिखी गई होगी। तो हम जो किताब पढ़ेंगे पूरी की पूरी इन 20 दिनों के अंदर, उस किताब का पहला अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हम दूसरा अध्याय भी आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आज हम क्या शुरू करेंगे? हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि कोई किताब अगर किसी देश के लिए बनी हो, अगर कोई किताब इसलिए बनी हो कि वो जो किताब है वो किसी देश का कानून बताती हो कि कैसे देश में काम होगा, कैसे कुछ होगा, तो पहली किताब के उस पहले अध्याय में क्या लिखा होना चाहिए? आप अपना दिमाग लगाओ। पहले ये बताना पड़ेगा ना सर कि वो देश है क्या, वो देश किसे कहेंगे। मान लो मैं पहली लाइन में कह दूं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाना चाहते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय हो, जिसमें आर्थिक न्याय हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं लिख दूं उसके अंदर, तो आप कहोगे सर कौन सा भारत? पहले ये तो बताओ भारत मतलब क्या। वही बता रखा है भाग 1 में, तभी तो हम बताएंगे कि किस पे कानून लागू होगा। ये जो हम कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल इसमें ये लिखा है, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का हनन हो तो कोर्ट चले जाओ, पर यह सब किस देश में हो रहा है लागू? तो पहले अध्याय में हमेशा क्या होगा? उस देश के बारे में जानकारी होगी कि देश किसे कहेंगे, कौन सा देश होगा, उस देश में कौन कौन लोग आएंगे, किसका क्या काम होगा, कितने प्रकार के अलग अलग लोग होंगे, कितने प्रकार के स्टेट्स होंगे। तो पहले अध्याय में राज्य के बारे में अर्थात भारत के बारे में बता रखा है कि भारत का मतलब क्या है, और भारत के मतलब का मतलब इसमें क्या है, ये यहां पे बता रखा है। तो हम यहाँ पे अनुच्छेद 1 में जब पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ है भारत, यूनियन है भारत, और उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो कितनी दूर तक जा रहा है, कितनी दूर तक लग रहा है, उसी दूर तक यानी उतनी ही दूर तक ये कानून लागू होगा, जिसे हम संविधान कह रहे हैं। भाई मान लीजिए ये एक यूनियन है, और इस यूनियन के अंदर, इस भारत के अंदर क्या होगा? एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, इस संघ के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? वही बच्चे पूछ रहे हैं सर ये जीके का नोटिफिकेशन आया, मुस्कान। एक्चुअली क्या हुआ है, पॉलिटी की क्लास वाली जो थी है ना स्ट्रीम, उस पे ये वाली क्लास हो गई, उस पे वो वाली, इसलिए क्लास के बाद हम इसको सही करवा देंगे, क्योंकि अभी सही करने जाएंगे तो हमारे 10-20 मिनट खराब हो जाएंगे, है ना। तो जब हमने एमपी जीके को पढ़ा था तब हमने पॉलिटी की स्ट्रीम पे ले ली थी, और अभी ये ले ली है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो। आपकी रिकॉर्डेड जो क्लास है उसके पहले हम इसको सही कर देंगे। अभी आप पॉलिटी पढ़िए, नाम जीके का है, कोई बात नहीं, जीके को ओके कर दीजिए, अंदर आ जाइए क्लास के अंदर, फिर बात करिए। ठीक है, चलिए। तो भारत के अंदर जो यूनियन है, उस यूनियन में कौन कौन से स्टेट्स होंगे ये कहाँ लिखा है? भाग 1 में लिखा है। लेकिन बस ध्यान रखना, स्टेट कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, A, B, C, अर्थात मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, जितने भी स्टेट्स हैं,
इनके नाम भाग 1 या अनुच्छेद 1 में नहीं है। ये है अनुसूची 1 के अंदर। क्योंकि भारत का संविधान वास्तव में इतना बड़ा है कि हर बात यहां नहीं लिखी जा सकती है। तो इन्होंने क्या कहा कि नए राज्यों के अंदर जितने भी स्टेट होंगे ये वही होंगे जो अनुसूची 1 के अंदर दे रखे हैं। तो जब भी आप नया कोई स्टेट बनाओगे तो संशोधन इसमें नहीं होता है, कभी भी संशोधन अनुसूची के अंदर होता है। कहां होगा? अनुसूची के अंदर होगा। ठीक है, तो याद रखना। तो आपसे कोई पूछे कि भाई जम्मू कश्मीर एक नया स्टेट बनाया गया, तो बताइए किस जगह संशोधन किया गया होगा संविधान में। तो ये मत बोलना कि अनुच्छेद 1 में कर दिया। अनुच्छेद 1 में करोगे तो क्या लिखोगे? यहां यूं कहना कि सर अगर हम कोई स्टेट नया बनाते हैं तो जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद में नहीं होता है, कभी भी वो अनुसूची में होता है। और अनुसूची का मतलब है जहां लिस्ट दे रखी है वहां हम जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटा के कहां रख देंगे? यूनियन टेरिटरी में रख देंगे, यूटी में रख देंगे। हमने एक तेलंगाना नया राज्य बनाया, तो पहले तेलंगाना नामक इस लिस्ट में कोई राज्य था ही नहीं, हमने एक जोड़ दिया, तेलंगाना आज से नया राज्य होगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम अगर संशोधन करेंगे तो अनुसूची 1 में संशोधन होगा, अनुच्छेद 1 में नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा, नए राज्यों का नामांकन अथवा उनकी स्थापना किस प्रकार की जाएगी, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है। और अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली बार मामलों में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जा सकेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे, उनमें किस प्रकार से संशोधन होगा, ये यहां बता रखा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर एमपी जीके की क्लास। अरे भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, भांजे भांजियों और मेरे मध्य प्रदेश के परम युवाओं, ठीक है, क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है ना, तो अभी पॉलिटी पढ़ लो, नाम एमपी जीके का आएगा। चलिए अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। इंडिया दैट इज भारत द शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह होता है कि भारत क्या होगा? एक यूनियन होगा। किसका? स्टेट्स का। मतलब भारत है और भारत के अंदर छोटे छोटे इसके क्या हैं? बच्चे हैं। एक बच्चा एमपी, एक बच्चा बिहार, एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और कितने बच्चे हैं? 28 या 29, बताओ फटाफट। ठीक है, तो यह कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत द शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि भारत एक यूनियन है, न कि एक फेडरेशन है। दोनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, संघ। एक वर्ड होता है फेडरेशन, लिख लो यहां, फेडरेशन जो आपने सुना होगा, और एक होता है यूनियन। तो भारत यूनियन है या फेडरेशन है? हिंदी की डिक्शनरी में अगर आप जाओगे तो फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। आगे बात समझ में? फेडरेशन का मतलब यह हुआ कि अगर ये सारे स्टेट मिले हैं तो ये अलग हो सकते हैं, इसका मतलब होता है फेडरेशन। लेकिन भारत में फेडरेशन नहीं है, भारत में है यूनियन। और यूनियन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर मध्य प्रदेश चाहे कि मैं अलग हो जाऊं पूरे भारत से, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक समुद्र है और उस समुद्र में ये छोटी छोटी बहुत सारी नदी आकर मिल गई हैं। ये अब नदी कहे कि मैं वापस उसी दिशा में जाके अरब सागर में जाना चाहती हूं, अब संभव नहीं है। इसका मतलब भारत यूनियन है। सर फेडरेशन भी होता है क्या किसी देश में? अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर जितने स्टेट्स हैं वो अगर उसमें से एक कह दे कि भाई मैं तुम्हारे साथ अपनी नहीं जम रही, अपन बाहर रहना चाहते हैं, जा सकता है, उसे कहते हैं फेडरेशन। और भारत क्या है? यूनियन है। तो प्रश्न आएगा कि भारत क्या है? राज्यों का संघ? भारत एक फेडरेशन है? क्या भारत अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है? या फिर उल्टा पूछ ले आपसे, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है? तो क्या उत्तर होगा आपका? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये जो लाइन आपको बोल रहा हूं इसको यहां लिख दूं, विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। विनाशी का मतलब होता है कि विनाश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। किसको? राज्य को।
मध्य प्रदेश को खत्म करके हटा दो, मध्य प्रदेश को यूपी में मिला दो सारे लोगों को, हो सकता है, पॉसिबल है। मोदी जी को लगे कि भाई 28 नहीं जम रहे, अपन 50 राज्य करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। मोदी जी को कहे कि भाई ये राज्य वाज्य हो गया, कांग्रेस के जमाने की चल रही है, ये राज्य वाज्य नहीं होना चाहिए, एक ही देश होगा, अखंड भारत, और उसका राजा मैं नहीं, मोदी जी ऐसा कहते हैं। सारे मुख्यमंत्री किसी स्टेट का कोई नहीं होगा, मैं दिल्ली से चलाऊंगा सारा सामान, सारा जो मामला होगा वो कर सकते हैं ऐसे। इसका मतलब कोई भी स्टेट कुछ नहीं कह सकता इसमें। यही होता है यूनियन। मतलब आपकी इच्छा से, इन बच्चों की इच्छा से कुछ नहीं होगा, जो दादाजी कहेंगे दिल्ली में बैठे बैठे वही होगा। आगे समझ में, ये होता है यूनियन। और भारत के पहले अनुच्छेद में यही बात लिखी गई है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है, इसके स्टेट्स इसके अलग नहीं हो सकते हैं। आपने खालिस्तान सुना होगा, पंजाब, हरियाणा और इसके आसपास का जो इलाका है, वहां के कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश अलग कर दो। संभव है क्या? नहीं है, गोली मार दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। नारे मत लगा देना कभी कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। एक पश्चिम बंगाल के अंदर है गोरखा वाले, गोरखालैंड, ठीक है, वो कहते हैं हमारा देश अलग बनाओ भाई। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? चलिए, अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य तथा क्षेत्र वे होंगे जो संविधान की पहली अनुसूची के अंदर दे रखे हैं। यानी कि यहां स्पष्ट बता रखा है कि किन राज्यों का यूनियन होगा, तो वो स्टेट्स जो पहली अनुसूची में दे रखे हैं उनका ये यूनियन होगा। भारतीय संघ राज्य के बीच परस्पर समझौता का परिणाम नहीं है, अर्थात सभी लोगों ने मिलकर ये नहीं कहा है कि हम भारत में रहना चाहते हैं। भारत की सरकार ने यह डिसाइड किया है कि भारत से कोई अलग नहीं होगा, अर्थात ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत राज्यों के संघ को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात भारत राज्यों की प्रकृति नश्वर या विनाशी है। ठीक है, भारत के राज्यों को खत्म किया जा सकता है और भारत के राज्यों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। यह सब संसद के ऊपर डिपेंड करता है और संसद को यह पावर कहां से मिलती है? अनुच्छेद 4 से मिलती है। अब हम देखते हैं कि भारत के अनुच्छेद 1 के अंदर कितने प्रकार के राज्यों की बात कर रखी है। तो सर, भारत में राज्यों के 3 प्रकार की बात कर रखी है। पहले स्टेट वो होते हैं जो राज्य के राज्य क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे कि आपके सारे के सारे स्टेट्स, आपके सारे के सारे प्रांत, जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हो, बिहार कहते हो और आपका क्या कहते हो, अलग अलग स्टेट्स कहते हो। तो अनुच्छेद 1 के अंदर ये बात लिख रखी है कि भारत में 3 प्रकार के स्टेट होंगे। पहले वे स्टेट्स जो नॉर्मल स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, जितने भी स्टेट्स नॉर्मल स्टेट्स हैं। दूसरे वे स्टेट होंगे जो प्रथम अनुसूची में शामिल होंगे और संघ राज्य होंगे। संघ राज्य का मतलब यहां होता है, मेरा मतलब यहां यूटी से है, यूनियन टेरिटरी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है, केंद्र शासित अर्थात जहां शासन केंद्र का हो, बिठा किसी और को रखा हो, शासन कौन चला रहा हो? केंद्र चला रहा हो, उसे कहते हैं केंद्र शासित। अब केंद्र शासित प्रदेश में भी 2 श्रेणी आती है सर। एक ऐसे स्टेट से है जहां मुख्यमंत्री होता है और एक ऐसे स्टेट से है जहां मुख्यमंत्री नहीं होता है, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जबकि वहां मुख्यमंत्री भी है। तो भारत के वर्तमान में 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां मुख्यमंत्री हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी और एक दिल्ली। इन दोनों के अंदर उपराज्यपाल का पद होता है, न कि राज्यपाल का। तो जब मुख्यमंत्री अपना काम नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर उपराज्यपाल महोदय काम करते हैं और उपराज्यपाल केंद्र सरकार के एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बहुत सीमित पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। और इस पूर्ण राज्य के दर्जे का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास जो पावर है वो आप यूज कर रहे हो। और दिल्ली सरकार की जो पावर है वो एक नगर निगम जैसी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जैसी नहीं है। दिल्ली सरकार के अंदर जो पावर है अरविंद केजरीवाल जी के पास, वो मध्य प्रदेश सरकार जैसी पावर नहीं है। पुलिस किसके हाथों में है? केंद्र सरकार के हाथ में। वहां का जितना भी गृह मंत्रालय का काम है सारा केंद्र सरकार देखती है। क्यों? क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। चलिए, उसके बाद अर्जित किए गए राज्य। तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेट हमारे हुए जिनको हमने अर्जित किया था, एक्वायर किया था, जीत लिया था। ऐसे राज्यों को हम अर्जित राज्य भी कहते हैं। यह श्रेणी भी हमारे संविधान में मिलती है। तो 3 श्रेणी आपको पता चली। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 पर। कौन से राज्य में जो राज्य होगा
वो किस प्रकार से होगा और कैसे उसके नए राज्यों का गठन किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अर्थात मान लीजिए एक ए नामक क्षेत्र है और एक बी नामक क्षेत्र है, यह ए है और यह बी है। इस बी और ए दोनों अलग अलग स्टेट को मिला के एक सी नामक नया स्टेट बना दिया जाए, तो ऐसा क्या सरकार कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारे सतना, दमोह इधर के जो युवा है वो एक बुंदेलखंड वाले एक नए स्टेट्स के अंदर हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा एरिया है। तो उत्तर प्रदेश का आधा भाग और मध्य प्रदेश का आधा भाग दोनों को मिला के एक नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे बनेगा? अनुच्छेद 3 कहता है कि ऐसा कर सकती है सरकार। ठीक है सर, याद रखना। कौन से राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ऐसी सरकार के पास पावर है। कोई भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा। आप पूछोगे सर योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं कहेंगे बुंदेलखंड को अलग करोगे तो? कुछ नहीं कहेंगे। शिवराज सिंह जी कुछ नहीं कहेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे क्यों कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि संविधान के अंदर ही लिखा है कि ये जो रूल्स होंगे इसमें केवल और केवल किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की चलेगी, और उसमें भी संसद की चलेगी। संसद रूल के द्वारा कर सकती है। मैं जहां केंद्र सरकार कहूं ना, तो आप थोड़ा सा उस गलत वे में मत लेना। केंद्र सरकार में ऐसे ही कह देता हूं, एक्चुअल में जो पावर होती है वो संसद के पास होती है। जो पार्लियामेंट हमारी है, लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ मोदी जी चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। संसद अगर चाहे तो होगा। संसद का मतलब उसमें कांग्रेस के आपके वो भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, किसी अदर पार्टी के जो सांसद जीत कर आए हैं वो भी आएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके भी सांसद आएंगे। ये सब मिलकर अगर पारित करेंगे तभी इस तरह का फॉर्मूला लागू होगा और एक नया स्टेट बनेगा। तो जब भी नया स्टेट बनता है इसी पावर्स के द्वारा बनता है। ठीक है सर, याद रखना। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने की शक्ति, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की भी शक्ति है। ठीक है, अभी मान लो एमपी की सीमा किसी स्टेट की, किसी जिले की यूपी से टच हो रही हो, अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि भाई बॉर्डर को सही करने के लिए एमपी की सीमा को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अंदर लाना पड़ेगा। आपने अगर एमपी के मैप को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप ये बता सकते हो कि मध्य प्रदेश का जो मैप है ना, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत दिखाई देती होगी इस प्रकार से। यहां 2 चीजें हैं, इधर ये राजस्थान जो है अंदर घुसा हुआ है, इधर से यूपी अंदर आ रहा है। अगर एमपी सरकार कह दे कि भाई यहां तक कर दो हमारा एमपी, ताकि हमको मैप बनाने में भी दिक्कत नहीं, और सीधा सा एक स्क्वायर एक वो बना दो गोला और अपना एमपी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा फिर एमपी। ऐसा किया जा सकता है ताकि हमारी क्लास में मैप बनाने में भी आसानी हो जाए और हमारी बॉर्डर भी बढ़ जाए। ठीक है, तो याद रखना ये सीमा में वृद्धि, सीमा में कमी, ये सारी चीजें कर सकती है सरकार, और ये सब कहां से करती है? अनुच्छेद 3 के द्वारा। ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। यहां समझने वाली बात है, मैं आपको समझा दूं, जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि आपके जो योगी जी तो बहुत ताकतवर है सर, उनके स्टेट को कैसे आप मिला सकते हो? तो मैं आपको बता देता हूं क्या फंडा होता है। मान लीजिए ये ए नामक एक देश है, और ये देश मतलब राज्य, ठीक है, ये बी नामक एक राज्य है। एक का नाम है एमपी, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, और एक का नाम है यूपी, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, और एक है आपका प्यारा भारत महान इंडिया। इस इंडिया के अंदर 2 ये अलग अलग स्टेट हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार चाहे तो क्या इन दोनों के थोड़े थोड़े भाग को काटकर इन दोनों के बीच में एक सी नामक स्टेट बना दे और उसका नाम रख दे बुंदेलखंड? तो मैंने अभी आपसे कहा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि एक बिल बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून राष्ट्रपति की परमिशन से बनाया जाएगा। पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि सर हम क्या करने वाले हैं, यूपी और एमपी के थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक तीसरा स्टेट बनाना चाहते हैं जिसका नाम हम बुंदेलखंड रखेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति के पास ये बात जाएगी, राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उस बिल की एक एक कॉपी कहां पहुंचा देंगे? एक कॉपी पहुंचा देंगे एमपी सरकार के पास, एक कॉपी पहुंचा देंगे यूपी सरकार के पास, और कहेंगे सर ये जो दोनों कॉपी आई है इसको आपकी विधानसभा के अंदर रखवाइए और इसको साधारण बहुमत से पारित करवाइए, यानी कि लगभग 50% विधायक आपके और 50% यूपी सरकार के।
अपनी अलग अलग विधानसभाओं में इसको पारित करे और फिर हमको सूचना दे। लेकिन यहां बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा कोई बिल राज्य सरकार के पास भेजा जाता है तो उसका कोई टेन्योर नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है फिक्स कि 4 महीने में वापस रिटर्न करना है, कि 2 महीने में करना है, कि 1 महीने में करना है। और ये जब बिल जाता है तो ये बिल इनको पास करना पड़ता है, और ये जब बिल पास हो जाता है तब ये केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार अपनी संसद के अंदर इसको पास करवा देती है और नया स्टेट बन जाता है। आप कहोगे सर हमारे प्रश्न का तो उत्तर मिला ही नहीं, कि अगर मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी कहे कि मैं नहीं बनने दूंगा, तुमसे हो वो कर लो, ऐसा नहीं किया जा सकता। कानून यह कहता है, संविधान यह कहता है। किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं है वो कह दे कि मत बनाओ तो भी बनेगा, वो कह दे कि बना दो और सरकार चाहे कि नहीं बनाना, अब तो मूड खसक गया हमारा, नहीं बनेगा। मान लो सरकार की इच्छा हो कि बनाना हो, लेकिन पता चले कि भाई रहने दो यार, अगले साल देखेंगे, और शिवराज सिंह जी चाहते हो कि बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, मोदी जी कहें नहीं बनेगा इस बार, अगले साल करेंगे, तो मना कर दे तो भी कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी, हाँ कर दे तो भी दिक्कत नहीं। कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों की चलेगी नहीं। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी बताइए, बताइए ना पटवारी कि क्या कैसा होना है, मतलब अच्छे से प्रश्न लिखो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। आप पता नहीं क्या लिख रहे हो। सर जी बताइए ना, अच्छे से लिखो, हिंदी में लिख दो, ठीक है। चलिए उपराज्यपाल पावरफुल होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है। भाई दिल्ली के अंदर जो उपराज्यपाल होता है उसको किसने बैठाया? मोदी जी ने। सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। चलेगी किसकी? उपराज्यपाल महोदय की। इसीलिए वो परेशान करते रहते हैं सरकार को। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। मतलब स्टेट की नहीं चलती है कभी भी नया राज्य बनाना हो तो। अनुच्छेद 4 पे आ जाओ फटाफट। आप ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जितने भी नए स्टेट बनते हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, यह भी इसमें लिखा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मान लीजिए आप एक बुंदेलखंड नामक नया स्टेट बना देते हो तो भी इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 4 में लिखा है। यह कह रहा है कि इस प्रकार जो नए राज्य बनते हैं या फिर उनका निर्माण होता है, उनका नाम परिवर्तन होता है, तो इन सबको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि संविधान में लिख दिया, इसलिए अब हम नहीं मान सकते। जबकि संविधान की पहली अनुसूची में ही संशोधन हो रहा है, सीधा दिख रहा है, फिर भी ये नहीं मानते। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि आर्टिकल 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। ये आप अभी समझ लीजिए ताकि आगे आपको काम में आएंगे। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 जब हम पढ़ेंगे भाग 20 में यह आता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी है। संशोधन मतलब जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चेंज करना हो तो उसे हम कहते हैं संशोधन। और संविधान की किताब के अंदर, उस मूल प्रति के अंदर कुछ संशोधन करना हो तो वो संविधान संशोधन कहलाता है। और वो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि मोदी जी चाहें तो भाई ये लाइन हटा दो और इसमें नई लाइन जोड़ दो। नहीं सर, जब तक पार्लियामेंट के अंदर संशोधन पारित नहीं होगा, बिल पारित नहीं होगा, कोई चीज नई नहीं जोड़ी जाएगी और कोई चीज पुरानी नहीं हटाई जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, धारा 370, ओबीसी आयोग, सारी की सारी चीजें नहीं जोड़ी गई। जीएसटी परिषद। ठीक है, तो याद रखना। तो याद रखना कि सर जो संशोधन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है इसका वो है क्या? साधारण संशोधन। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं यहां लाइन खींच देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, साधारण संशोधन, साधारण संशोधन एक होता है विशेष संशोधन। क्या होता है? संविधान की बात कर रहे हैं, विशेष संशोधन। और एक होता है विशेष संशोधन प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये पूरे संविधान में काम आएगा। ये संशोधन समझ लोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे कि संशोधन होता क्या है। ठीक है, विशेष संशोधन प्लस आधे राज्य। आधे राज्य मतलब 14 स्टेट, 28 हैं तो 14, आधे राज्य का समर्थन मिल जाए
अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक भारत के संविधान में साधारण संशोधन होता है, एक विशेष होता है और एक विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन होता है। तो तीन प्रकार के स्टेट्स। रुचिका पूछ रही सर एमपी और यूपी मना कर दे, तो मैं वही बोल रहा हूं, मना करने से कुछ नहीं होगा। जो वही होगा जो मंजूर बाबा होगा। बाबा मतलब वही बड़ी दाढ़ी वाले। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए साधारण संशोधन मतलब जैसे कि मनरेगा एक्ट का नाम चेंज करके क्या करना हो, मोदी एक्ट करना हो, है ना। मतलब पहले नरेगा था तो मनरेगा कर दिया, तो मनरेगा एक्ट का नाम चेंज करना हो तो साधारण संशोधन से हो जाएगा। सूचना के अधिकार को चेंज करना, उसमें कोई नया प्रावधान जोड़ना हो, साधारण संशोधन से हो जाएगा। आप और कोई कानून ले लो भाई, जैसे कि एट्रोसिटी SC ST एक्ट ले लो, ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं जो साधारण संशोधन से पास हो जाते हैं। और विशेष संशोधन में हमेशा वो संशोधन आते हैं जो संविधान में जुड़े हो। जैसे कि आपको अनुच्छेद 16(5) जोड़ना पड़ा AWS के लिए, विशेष संशोधन करना पड़ेगा सर। मतलब तो समझाओ सर, साधारण मतलब क्या? साधारण मतलब जितने सांसद हैं उसमें से अगर 50% भी वोट कर दें तो वो बिल पास। जितने सांसद आए हैं उसमें, अवधेश जी अभी तो बोला संशोधन नहीं, भाई मैं बता रहा हूं संशोधन होता क्या है, मैं समझाऊंगा आपको कि 368 के तहत जो ये लाइन इसीलिए खींची है मैंने, ये लाइन आपको समझाने के लिए खींची अवधेश। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि इस लाइन के इधर जो संशोधन है वो 368 के तहत नहीं आता है। भारत के संविधान में 368 में केवल दो ही तरह से संशोधन दे रखा है, और वो है ये और ये। 368 में ये दो ही आते हैं, इसीलिए मैंने बीच में लाइन खींची है। और इधर के संशोधन संविधान संशोधन नहीं कहलाते हैं। जब आप आर्टिकल 368 को खोलोगे तो वहां दो ही प्रकार के संशोधन की बात कर रखी है, एक ये और एक ये। आप कहोगे सर आपने तो 3 बताया था, तो मैंने 3 जरूर बताया है, लेकिन जो 368 है उसके तहत 2 प्रकार से होते हैं और टोटल 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। जो नॉर्मल संशोधन होते हैं वो कानून में होते हैं, जैसे CRPC में चेंज कर दिया, मनरेगा एक्ट में चेंज कर दिया और किसी में चेंज कर दिया, तो ये सब साधारण है। नॉर्मल बिल लाती है सरकार, 50% लोग बिल पे साइन कर दे, वोट कर दे, पास, खत्म बात। मान लो आपको एक नया अनुच्छेद जोड़ना पड़ा, 338B, OBC को संवैधानिक दर्जा दिया सरकार ने, EWS को रिजर्वेशन दिया, विशेष संशोधन करना पड़ेगा। और विशेष का मतलब होता है लगभग 66% लोग वोट करेंगे ना, तभी ये पास होगा। ठीक है, और अब इसमें क्या हो गया, विशेष प्लस आधे राज्य, और विशेष संशोधन का मतलब तो होता है 66% और आधे राज्य मतलब 14 राज्य। और ये क्या होता है फिर सर? इसका मतलब कि जो कानून राज्य को प्रभावित करता है, राज्य के कानून को प्रभावित करता है, उसमें राज्यों की सहमति होना चाहिए। जैसे कि सहकारिता, आपके यहां पे जो सोसाइटीज होती है गांवों के अंदर, उसमें सरकार एक नया कानून बना दे कि आज से अब सोसाइटी नहीं होगी, ये कानून हम हटा रहे हैं, कोई सोसाइटी वोसाइटी नहीं होगी गांव में, किसानों को कोई ऋण विण नहीं देना है, ये सब बंद करो, अब सीधा बैंक से ऋण मिलेगा। तो ऐसे संशोधन में राज्यों की बात को सुनना पड़ेगा। कितने राज्यों की? तो मान लो 28 राज्य हैं, तो आधे अगर कह दे कि ठीक है साहब आप जो संशोधन कर रहे हो वो सही है। कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य के हित प्रभावित हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिर समझो, केंद्र सरकार एक कानून बनाए कि आज से शराब पर भी GST लगेगा, अभी तक नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता है, पेट्रोल पर भी GST लगेगा, तो राज्यों से पूछना पड़ेगा सर, क्योंकि ये राज्य सूची का काम है। और भारत क्या है कि यूनियन है, और यूनियन में उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन है, एक ये और एक ये। और अगर हम भारत के टोटल संशोधन की बात करें संविधान की, तो 1, 2 और 3 प्रकार के हैं। और जो आप भाग 1 में पढ़ रहे हो कि 368 के तहत नहीं माना जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पूरी रामायण आपको समझाई। वहां लिखा है कि नए राज्यों का नाम परिवर्तन करना, नए राज्यों की बॉर्डर चेंज करना, नए राज्यों को चेंज करना, नया स्टेट बनाना, यह सब इसके अंतर्गत नहीं होता है, सिर्फ इसी के अंतर्गत हो जाता है। यानी कि केवल 50% सांसद वोट कर दे तो बुंदेलखंड बन जाएगा,
कोई नहीं रोक सकता। 66% की आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण संशोधन से ही काम हो जाएगा। और ये 368 के तहत नहीं आता है, इस लाइन के इधर 368 नहीं है। तो आप जब किताब का 368वां पेज या 368वां आर्टिकल खोलोगे तो वहां आपको दो ही प्रकार के संशोधन नजर आएंगे, एक ये वाला और एक ये आधे राज्यों के समर्थन वाला। ठीक है, अब आ गया उद्देश्य समझ में, ध्यान रखना। चलो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। आप समझ गए ना कि 368 के तहत जो प्रक्रिया 2 दे रखी है उसमें यह शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये साधारण बहुमत होगा, और साधारण बहुमत का मतलब होता है केवल और केवल 50% लोग भी अगर साइन कर दें, 50% सांसद भी अगर वोट कर दें तो ये बिल पास हो जाएगा, नया स्टेट बन जाएगा बुंदेलखंड, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये 368 के तहत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आ जाते हैं नागरिकता वाले संशोधन पर कि नागरिकता का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया, हमने अब चैप्टर 2 खोल लिया है। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 में हम बात करते हैं नागरिकता, यानी कि भाग 1 हमने कहां से कहां तक पढ़ा, मेरे साथ बोल लो जरा। भाग 1 अध्याय 1 हमने किताब का खोला था, उसमें हमने अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 पढ़े। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 में हमने पढ़ा कि भारत दैट इज इंडिया राज्यों का क्या होगा सर, राज्यों का संघ होगा। ओम प्रकाश बघेल जी कह रहे सर नहीं समझे, मैं समझाता हूं। देखो ओम प्रकाश जी, मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह किताब है भारतीय संविधान की। इस किताब के अनुच्छेद नंबर 368 में यह लिख रखा है कि इस किताब का अगर कोई पन्ना हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा, कोई पन्ना फाड़ के अलग करना हो तो कैसे फाड़ा जाएगा, यह भी किताब में लिख के दिया है। क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं को यह पता था कि ये मूर्ख लोग हटाएंगे इसमें से कुछ ना कुछ और नई चीजें जोड़ेंगे, क्योंकि भाई समय के साथ तो परिवर्तन जरूरी है। तो उन्होंने आर्टिकल 368 या फिर आप ऐसा मान लो कि संविधान के पेज नंबर 368 पे लिख के दे दिया कि कैसे फाड़ोगे पेज को, या कैसे हटाओगे इसमें से कोई चीज को, या नया पेज अगर गोंद से ऐड करना हो तो कैसे करोगे, ये भी बता के दिया। तो इसके अंदर जो प्रक्रिया बताई है वो 2 बताई है कि 2 प्रकार से अलग कर सकते हो, या हटा सकते हो, या गोंद से नया पेज जोड़ सकते हो। और वो प्रक्रिया यह है कि एक तो 66% लोग अगर वोट कर दे तो आप कर सकते हो, और वो कानून कौन से होंगे, वो संविधान में कुछ भी हो सकता है भाग 1 को छोड़कर। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया सरकार ने, तो इस 66% ने वोट किया है तभी मिला है। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें बीजेपी भी है, दूसरी पार्टीज भी हैं, किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि सबको पता है वोट बैंक है। ठीक है, और दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि भाई और भी हटा सकते हो, और यह बताया कि 66% प्लस 50% स्टेट या आधे राज्य। और यह कब लागू होगा, जब मामला राज्यों से जुड़ा हो, टैक्स लगाना हो, सहकारिता आंदोलन हो, शिक्षा में बदलाव करना हो, सड़कों में बदलाव करना हो, वन समवर्ती सूची का। आप सीधे मान लो जो विषय समवर्ती में आता है, समवर्ती सूची में आता है, उसमें अगर कानून में बदलाव करना है तो राज्यों से पूछना पड़ेगा। सारे राज्यों से पूछा और 14 राज्यों ने कह दिया भाई कर दो, तो कर देगी सरकार। अगर 13 ने कहा तो नहीं करेगी। तो 368 में 2 ही तरीके हैं पेज को अलग करने के और चिपकाने के। और जो 3 प्रकार मैंने बताए हैं, वो जो तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया है आधे राज्यों वाला, 50% वाला, वो प्रकार इस 368 में नहीं दे रखा है। मतलब जो फाड़ने का तरीका यहां दिखाया गया है, जो जोड़ने का तरीका दिखाया गया, उसमें केवल 2 ही तरीके दिखाए गए। और ये जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार ने बताया है, ये 368 में नहीं है। और मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो भाग 1 हमने पढ़ा, जिसमें हम नया राज्य बुंदेलखंड बना के आपके सामने लेकर आ रहे थे, वो इसके अंतर्गत होता है, इन दोनों के अंतर्गत नहीं जुड़ता है। ये सरकार भी कहती है और ये कानून भी कहता है। इसलिए अब आपको क्या पढ़ना है कि जो संविधान के अंदर संशोधन होता है नए राज्यों का, केवल दूसरी चीजें जोड़ोगे तो इसी के अंतर्गत आएगी। ओबीसी आयोग बनाओ, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दो, और किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन दो, ये सब इसी के अंतर्गत होता है। लेकिन केवल भाग 1 में संशोधन इसके अंतर्गत होता है। किसी कानून में संशोधन, जैसे मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, मनरेगा किया,
50% लोगों ने साइन किए, पास हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसी से आया। तो ये क्या है, ये एक विशेष बहुमत है। विशेष का मतलब 2/3, 66% होता है 2/3, और बहुत मुश्किल काम होता है ये। जिसके पास सरकार होती है, जिसकी सीट्स ज्यादा होती है, वही कर सकता है ना। यानी कि मान लो किसकी कम सीट हो और सरकार चला रहा हो, इधर उधर से मांग के, भाई तुम्हारे थोड़े विधायक दे दो, तुम्हारे थोड़े वो दे दो, ऐसे वाले लोग ये नहीं कर सकते। बीजेपी हर बार क्यों सारे पास करवा देती है बिल? क्योंकि उनके पास बहुमत है, 66% से ज्यादा है। जैसे ही कोई बिल लाती पास हो जाता है धड़ाम से। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे सांसद लोग हैं, 66% से तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो, कुल कितने हैं? तो कुल 22 भाग है सर। चलिए इसको हटा दूं मैं। आप समझ में आ गया ओम प्रकाश जी कि जो किताब में ऐड करने का तरीका है वो 2 प्रकार का है, जो किताब में दे रखा है, और जो अलग से दे रखा है वो एक और है। तो टोटल कितने तरीके हुए? 3, लेकिन लीगल तरीके कितने हुए? केवल 2। ठीक है, चलिए। सुखनंदन सेलुकर सर, साधारण संशोधन में 50% होता है, तो विशेष में कितना होगा? 66% होगा। साधारण संशोधन में 1/2 माना जाता है, यानी कि 1/2। यह साधारण है, एस लिख देता हूं। और विशेष में होता है 2/3। ये हो गया 50% और ये हो गया 66%। और तीसरा तरीका है 2/3 प्लस आधे स्टेट। और ये कब? जब बात राज्यों की हो, है ना। अब राज्यों से पूछो ही नहीं और शराब पे टैक्स लगा दो। मामा जी को सुबह पता चले कि शराब पे भी टैक्स लग गया है, मामा जी कहे मुझे पूछना तो था कि क्या करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता क्या है? नागरिकता का सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को दिए गए मैक्सिमम राइट नागरिकता कहलाते हैं। सीधी सी बात है। नागरिक मतलब क्या? नागरिक का मतलब हुआ उस स्टेट के अंदर, उस राज्य के अंदर, राज्य का मतलब भारत की बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं जहां जहां राज्य बोलूं वहां आप समझ जाइएगा मैं भारत बोल रहा हूं। मतलब कोई भी देश अपने यहां नागरिकता क्यों देता है? ताकि उसके जो लोग हैं उनको मैक्सिमम राइट मिले, अधिकतम लाभ हो अधिकारों का। तो नागरिकता इसे ही कहते हैं। भाई आप क्यों लड़ रहे हो नागरिकता के लिए? बिना नागरिकता के रह लो, भारत सरकार नहीं रहने देगी। आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत के बहुत सारे मौलिक अधिकार किसको मिलते हैं? केवल भारत के लोगों को। भाई जितने मौलिक अधिकार आप पढ़ते हो 12 से लगा के 35 तक, ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इसमें कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सबको मिलते हैं, बाकी अधिकतम मौलिक अधिकार भारत के लोगों को ही मिलते हैं। इंग्लैंड वाला आके कहे कि मेरा ये मौलिक अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं यहां आके किसी भी सरकार को गाली दे सकता हूं? नहीं दे सकते। लेकिन आप भारत में खड़े होकर दे सकते हो। तो ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे जो चीजें हैं ये भारत के लोगों को मिलती हैं। अर्थात नागरिकता का मतलब ये हुआ कि उस देश के लोगों को जो मैक्सिमम राइट मिलते हैं, इसीलिए नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। और भारत के अंदर जो नागरिकता है वो नागरिकता एकल है। कैसी है? एकल नागरिकता। एकल का मतलब है केवल एक नागरिकता। एक का मतलब इसलिए एक क्योंकि अभी तो हमने समझा सर कि इंडिया दैट इज भारत, और भारत क्या है? शेल बी यूनियन ऑफ इंडिया, शेल बी स्टेट्स ऑफ यूनियन। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। कल से सरकार सारे स्टेट खत्म करके केवल 2 स्टेट रखे, एक ऊपर वाला उत्तर स्टेट और नीचे वाला दक्षिण भाग। इन स्टेट्स की अलग नागरिकता नहीं होती है, भारत की केवल एक नागरिकता है। आप भारत की नागरिकता लेके आप जम्मू कश्मीर में रह जाइए। आप सोचो कि मैं तमिलनाडु में यहाँ घर बना के रहूं, रह सकते हैं। आप सोचो कि मैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में घर बना के रहूं, आप सोचो मैं गुजरात के बॉर्डर पर मछली पकड़ूंगा, जा सकते हो। भारत में मौलिक अधिकार है सबको, रहने बसने की स्वतंत्रता है सारे लोगों को। हम पहले तो जम्मू कश्मीर में छूट थी, अब तो वहां भी जा सकते हो आप लोग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो मैक्सिमम राइट मिलते हैं वो भारत के नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, तो भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में आता है। पहले तो हमने बता दिया राज्य कौन कौन से होंगे, तो भाग 1। अब हम बताएंगे ना लोग कौन होंगे हमारे, बताना पड़ेगा ना। तो अध्याय पहले में क्या है? देश, कौन सा देश होगा, कितनी बॉर्डर होगी, कितने स्टेट होंगे, ये बता दिया। अब ये बताओ कि कोई नागरिक रहेगा कि नहीं रहेगा?
और नागरिक रहेगा तो किस प्रकार से नागरिक रहेगा? आकाश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए, प्रश्न लिखिए अपना। ठीक है, तो याद रखना भाई, भाग 2 अनुच्छेद नंबर 4 तक तो वहां पढ़ लिया था, अब स्टार्ट कहां से होगा? 5 से। 1 2 3 4 उसमें पढ़ लिया भाग 1 में। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 6 7 8 9 10 और 11, ये भाग 2 के आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो नागरिकता में 7 आर्टिकल है टोटल। कितने आर्टिकल है? 7। उसमें कितने थे पहले भाग में? 4 थे, यहां 7 है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताओ नागरिकता में, नागरिकता के प्रावधान में कुल कितने अनुच्छेद दे रखे हैं? तो कितने दे रखे हैं अभी गिने ना अपन ने, बता दो मुझे कितने दे रखे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सर हो गया डाउट क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे समझ में। अब हम इनकी बात करेंगे, भाग 2 की 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, चलिए आ जाइए मैदान में। ये रहा आपका नागरिकता। नागरिकता समझ में आ गई? नागरिकता मतलब अधिकतम लाभ पहुंचाना है आपके देश के लोगों को, यही नागरिकता है। इसीलिए लोग नागरिकता के लिए मरते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, सर नागरिकता के लिए इतना माथापच्ची क्यों? नागरिकता नागरिकता क्यों करते हैं लोग? सीएए इतना आता है, लोग विरोध करने लग जाते हैं, क्या है सर ये? ठीक है, देखो एक देश है पाकिस्तान, इसके लोग क्या हैं? एरो का चिन्ह मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब गरीबी रेखा में। और एक है इंडिया, ठीक है, जिसके बहुत प्यारे प्यारे लोग, इसका नाम है इंडिया। ये कभी ना कभी सोचते ही होंगे ना कि भाई इधर पैदा होते ना सही रहता मामला। इधर की अधिकतर जो लड़कियां होगी वो ये सोचती होगी कि उधर पैदा होते तो कम से कम विराट कोहली को देख सकते थे हम बहुत करीब से, जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं लोग, है ना, एक क्रेज है लड़कियों के अंदर। तो पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे नागरिकता इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे दिक्कत ही दिक्कत है। एक और देश है बांग्लादेश, उसकी भी यही स्थिति है बेचारे की। तो ये समस्या क्या पैदा कर रहा है? ये शरणार्थी की समस्या पैदा कर रहा है। बांग्लादेश का मैप आप देखोगे, इंडिया का आप मैप देखोगे, यहां भारत है और यहां बांग्लादेश है। तोड़ लगा के लोग इधर आ रहे हैं, हमको नागरिकता दे दो, हमको इधर का बना लो। क्यों? क्योंकि यहां सुविधा ज्यादा मिल रही है, सरकार इतनी अच्छी है, काम इतना अच्छा करती है, लोगों के पास पैसा है, इनकम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोग इतने अच्छे हैं। वहां क्या है? बेरोजगारी, भूखमरी। तो ये पैदा करता है शरणार्थी की समस्या। असम के अंदर चले जाओ, इसीलिए सरकार सीएए लेकर आई थी कि भाई हमारे घर के अंदर खाने के लिए हमारे लोगों के नहीं है बराबर, और हम पड़ोस के लोगों को घर में घुसा ले। ये कहाँ का नियम है? आपके घर में खाने के लिए 10 दिन का भोजन है, ठीक है, 5 लोगों का, पड़ोस वाले कहे कि हमको भी आपके घर में रखो, तो वो खाना जो था वो 10 दिनों का खाना 10 दिन चलेगा या फिर कम तक चलेगा? सीधी सी बात है, वो या तो 4 दिन पे आ जाएगा या 5 दिन पे आ जाएगा। पता चले 50 लोग आ गए पड़ोस में, उसी दिन खत्म सब। तो यह शरणार्थी की समस्या पैदा कर रहा है। और लोग क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि सुविधाएं ज्यादा हैं। आपने देखा होगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत के बहुत सारे एक्टर्स विदेशों की नागरिकता क्यों ले रहे हैं? कहते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति कहता है कि हमको तो यहाँ असहिष्णु लगता है, ऐसा वर्ड यूज करता है वो। असुरक्षित महसूस करते हैं हम भारत में, ऐसा बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इसकी बदौलत वहां ज्यादा फैसिलिटीज है, जैसा कि इन लोगों को लगता है कि इंडिया में ज्यादा फैसिलिटीज है। और ये समस्या पैदा कर रहे हैं शरणार्थी की। और यही नागरिकता इसीलिए जरूरी है। हर कोई नागरिक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। इसीलिए हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? नागरिक बनना चाहता है किसी भी देश का। जैसे नॉर्वे, नॉर्वे की नागरिकता क्यों लेना चाहेंगे? बहुत ज्यादा आगे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर,
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि नागरिकता की समस्या क्यों हो रही है, लोग क्यों मर रहे हैं नागरिकता लेने के लिए, इसीलिए। ठीक है, तो भारत के अंदर असम के अंदर अगर आप चले जाओगे तो यहां सबसे बड़ी समस्या है रोहिंग्यास की। रोहिंग्यास मतलब एक समुदाय है जो बांग्लादेश से आ गया है भारत के अंदर और कहता है कि हमको भारत का नागरिक बना लो साहब, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे देश वाले हमको रख नहीं रहे और आप भी अगर हमको नहीं रखोगे तो हम कहाँ जाएंगे। और आपको पता ही है भारत पहले से ही बहुत ज्यादा ही वो है, ठीक है, सुख का दाता सबका साथी, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, आ जाओ भाई, भारत के लोग तो हमेशा से मतलब ठीक है यार भाई, क्या है, थोड़ी तुम्हारे लिए जगह कर देंगे, आ जाओ। ठीक है, हमारे किसान कम थोड़ी पैदा करते हैं धान वान। चलिए अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। इसमें लिखा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि 1949 26 नवंबर 1949। दो बात ध्यान रखना, हमारा संविधान लागू तो 1950 को होता है, लेकिन लगभग 17 से 18 आर्टिकल ऐसे हैं जो 1949 को ही लागू कर दिए थे 26 नवंबर की शाम के दिन। जब संविधान बन के तैयार हुआ, लोगों ने सोचा, यानी कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हम संविधान को कब लागू करेंगे, हम लागू करेंगे 1950 में, 26 जनवरी का दिन तय किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि 17 आर्टिकल को आज ही रात में लागू करना पड़ेगा और उसमें से एक आर्टिकल था नागरिकता का। बताना पड़ेगा ना कि भारत के नागरिक हैं कौन, नहीं तो 1949 से आप 50 2-3 महीने क्या करोगे, फिर कैसे बताओगे। इसीलिए याद रखना, नागरिकता वाला जो आर्टिकल था आपका, यह नागरिकता वाला आर्टिकल उसी दिन लागू हो जाता है जिस दिन संविधान बनता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। तो प्रश्न आएगा कि नागरिकता वाला आर्टिकल किस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। तो उत्तर क्या होना चाहिए, 26 नवंबर 1949, क्योंकि 17 ऐसे प्रावधान थे जो उसी दिन लागू करना पड़े, जो भारत की अखंडता के लिए जरूरी थे। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या दे रखा है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत, आप सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, एक था पाकिस्तान, एक था भारत। या तो आप पाकिस्तान चले जाओ या आप भारत में रह लो। अब जब आप लोकेशंस को देखेंगे इनकी, तो आपको एक चीज अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि जो दो देशों का बंटवारा हुआ है, एक्चुअल में वो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो तो चाहती थी कि हमारा जो देश है उसके अधिकतर जो मुस्लिम लोग हैं वो कहां आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, और जो हिंदू लोग हैं वो कहां चले जाएं, वो चले जाए आपके इंडिया वाले साइड। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है जिसे हम सिंध कह रहे थे, सिंध, ये सिख समुदाय वाला बहुत बड़ा इलाका है सर। और एक इलाका आपका यहां लगेगा जिसे आप वर्तमान में बांग्लादेश कहते हो। इन दोनों तरफ पाकिस्तान था। नहीं, मैप थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, मान लो कि ये इंडिया है। इन दोनों तरफ लोग थे। अब हो सकता है कि इधर मुस्लिम समुदाय ज्यादा हो इस वाली साइड, और उधर हिंदू समुदाय ज्यादा हो जो पाकिस्तान में लग रहा हो। तो पाकिस्तान के कुछ लोग इधर ही इंडिया में आना चाहेंगे और कुछ मुस्लिम भाई इधर जाना चाहेंगे। तो यहां पे जो अनुच्छेद 6 है वो ये कहता है कि जो मुस्लिम या जो हिंदू लोग इधर से इधर, हिंदू भी हो सकते हैं मुस्लिम भी हो सकते हैं, जो पाकिस्तान साइड हैं और हमारे इधर आना चाहते हैं, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, ये अनुच्छेद 6 में बता रखा है। पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, प्रव्रजन का मतलब होता है आना। तो चाहे वो कोई भी हो जो पाकिस्तान की बॉर्डर में आता था और वो एक तारीख तय की गई जुलाई 1949, और कहा गया कि जो जुलाई 1949 को भारत में आ गया होगा उसको हम भारत का मान लेंगे, चाहे वो इस साइड से आए या वो इस साइड से, इस साइड से। ये तारीख फिक्स कर दी गई कि इस तारीख के दिन जो इधर आ जाएगा उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आप कहोगे सर ये तारीख किसने बताई? ये तारीख सरकार ने करी, डिसाइड इसलिए करी क्योंकि जुलाई के किसी भी तारीख को हो सकता है, एक तारीख से लगा के जुलाई में जितने भी दिन होते हैं, इन्हें सारे के सारे दिन के अंदर अगर भारत के लोग दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उन्हें मौलिक अधिकार मिलेंगे। मैं अभी बात करूंगा आपसे
मौलिक अधिकार के अंदर कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो विदेशी नागरिकों को भी हमारे यहाँ मिलते हैं। जब कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ घूमने आता है तो भी उसको मौलिक अधिकार मिलते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते हैं। भारत के लोगों को सारे मिलते हैं। समझे मेरी बात को ज्योति? इस पे हम डिस्कस करेंगे, अभी आप ये समझो। तो अनुच्छेद 6 ये कहता है कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे आएंगे, उनका क्या प्रावधान होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पाकिस्तान चले तो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है भाई, क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि जो इधर रहेगा वो इधर रह ले और जो उधर रहेगा वो उधर रह ले। आपने वो मूवी देखी थी? उस मूवी में बताया गया है बहुत अच्छे से। कौन सी थी वो? गदर, गदर मूवी थी शायद, सनी देओल वाली। ठीक है, उसको देखोगे ना तो पूरा नागरिकता समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नागरिकता क्या होता है। चलिए, तो मैं अब आपको बता रहा हूं आर्टिकल नंबर 7। 6 तो हमने पढ़ लिया, मैंने बता दिया कि भाई इधर से उधर जो आने वाले हैं उनको तारीख दे दी कि आप जुलाई 1949 तक अगर इधर आ जाओगे तो हम आपको भारत का मान लेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो जोश जोश में इधर से उधर चले तो गए, वहां जाके देखा तो लोग लड़ रहे हैं यार। कोई चेयर के लिए लड़ रहा है, कोई खाने रोटियों के लिए लड़ रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है बराबर। ठीक है सर, चलिए। एक कह रहा है सर थोड़ा जल्दी पढ़ाया करो। अरे बाप रे, ठीक है भाई, चलो जल्दी पढ़ा देते हैं। जल्दी मतलब क्या? शॉर्टकट है? ऐसा दिमाग में क्यों आता है तुम लोगों के यार? किसी चीज का शॉर्टकट में इतनी अच्छी बातें आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत काम आएगी जीवन में। आप कहो तो मैं आपको लाइन से पढ़ा दूं, क्या क्या आएगा पेपर में कर लो। ऐसा कर लेते हैं। हाँ, जो रिदम होता है ना पढ़ाने का वो तोड़ देते हो तुम लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता है। आपका मतलब लक्ष्य यही है कि मैं आपको वही बता दूं जो आपके काम का हो। तो बाकी बच्चे भी तो हैं यार जिनको बहुत अच्छा पढ़ना है। आप एक बात भूल जाते हो, ये फाउंडेशन में क्लास चल रही है और फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक से कोई चीज़ पढ़ाना, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। कह रही बोरिंग लगता है सर हमको। वाह वाह, गजब लोग हैं यार। चलो छोड़ो। ये क्या हो रहा है सर? लाइट गई क्या? चलिए, ठीक, चलो देखिए, अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, मतलब जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वापस भारत में आना चाहते थे, उनको भी कह दिया कि भाई आप भी 1949 को आ जाना, तो आपको भी हम भारत का नागरिक बना देंगे। अनुच्छेद 8 के अंदर भारत के बाहर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो भारत की आजादी के पहले भारत को छोड़ के चले गए थे, जैसे कि मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, उस समय कुछ लोगों को लगा कि इन फ्यूचर भारत के अंदर या भारत आजाद नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लोगों को लगता था, तो वो लोग बीच में ही छोड़ के चले गए। जब गांधी जी का आंदोलन हो रहा था उसी समय उनके दादा दादी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के विदेश चले गए, दूसरे देश में चले गए। पाकिस्तान नहीं था वो, और कोई देश हो सकता है। अब उनको पता चला कुछ सालों के बाद कि भारत तो अब आजाद हो चुका है और हम वापस भारत जाना चाहते हैं, तो उन्होंने भारत सरकार से कहा कि भाई हम भी भारत में आना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हमको भी अब भारत में आना है। तो सरकार ने कहा ठीक है सर, हम एक अनुच्छेद जोड़ देते हैं, अनुच्छेद नंबर 8, और इसमें हम लिख देंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनके दादा दादी या नाना या नानी भारत के होंगे, उनको भी हम, अगर वो 1949 तक भारत में आ जाते हैं तो उनको भी हम भारत का नागरिक मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वो भारत के ही थे लेकिन किसी कारणवश वो भारत से बाहर चले गए थे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है सर, चलिए अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से कोई अर्जित कर सकता है, यानी कि अपनी इच्छा से अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करेगा तो स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त मान ली जाएगी। जैसे कि कोई एक्टर हो जो कह दे कि मैं कनाडा का नागरिक बनना चाहता हूं, तो भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 के अंदर आने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना या नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अब याद करना अनुच्छेद 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि जितने भी नियम हम नागरिकता के लिए बनाएंगे वो कौन बनाएगा? भारत की संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा
कि नागरिकता के जो कानून है उनको बनाने की पावर किसको दी गई है, तो वो दी गई है संसद को। ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 11 किसको दी गई है, संसद को। संसद को पूरी पावर दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, नागरिकता का कोई भी रूल बना सकते हो। और इसीलिए संसद ने क्या करा, 1955 के अंदर एक रूल बना दिया जिसे नागरिकता संशोधन विधेयक कहते हैं, जिसमें अब तक 6 बार क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। और इसी में CAA आता है, जिसने शाहीन बाग वाले एक बहुत बड़े कांड को आपके सामने ला के रखा था। ठीक है, शाहीन बाग वाले एक बहुत बड़े कांड को आपके सामने ला के रखा था, वो वही है जिसका नाम है 1955 का अधिनियम।